हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 5 की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, फॉरगेटिंग भूल जाने के बारे में सीखेंगे, और एम्प्लॉय के बिहेवियर क्या होता है, एम्प्लॉय का बिहेवियर और इसको कैसे चेंज किया सकता है, उसकी बातें हमें इस लेक्चर में करनी है। ठीक है, और तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टर्म हैं जिनको मैंने येलो मार्क किया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। पिछली बार जो है दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में ये पूछा था इन्होंने, रेमिनिसेंस क्या होता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा जोर दिया है मैंने। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रिकलेक्शन। रेमिनिसेंस मीन्स द कैपेसिटी फॉर आर एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग। आप क्या याद रख सकते हैं, आपके अंदर कितना याद रखने की क्षमता है, उन्हीं को ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। आर द थिंग्स रिमेंबर, या जिन चीज़ों को आप याद रखते हैं, किस चीज़ को याद रखते हैं, कितना याद रख सकते हैं, उसी के बारे में ये सारे टर्म होते हैं। हर एक टर्म में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। मेमोरी अप्लाइज बोथ टू द पावर ऑफ रिमेंबरिंग एंड व्हाट इज रिमेंबर्ड। मतलब याद करने की पावर, क्षमता मेमोरी कहलाती है, और क्या याद रखा आपने वो मेमोरी कहलाती है। ठीक है, कितनी पावर है आपको याद रखने की, क्या याद रखते हैं, वो मेमोरी में आएगा। रिमेम्बरेंस, रिमेंबर करना, अप्लाई टू द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग आर द फैक्ट ऑफ बीइंग रिमेंबर्ड। दोनों मेमोरी और जो है ये सेम ही है। ठीक है, तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो रिमेम्बरेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग, याद करने का काम करना, या किन फैक्ट को हम रिमेंबर कर रहे हैं वो रिमेम्बरेंस होता है। ओके, मेमोरी और रिमेम्बरेंस कहीं ना कहीं एकदम सेम ही है। कुछ रिमेंबर करना, कुछ याद करना। रिकलेक्शन, कोई चीज़ भूल गए हैं उसको दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं। रिकलेक्शन एड एन इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्शियसली ब्रिंगिंग बैक टू माइंड ऑफन विद सम एफर्ट। कोई चीज़ आप भूल गए हैं, उसको एफर्ट लगा करके वापस से दिमाग में लाना ही रिकलेक्शन कहलाता है। मैंने आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, जैसे मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, हो सकता है तब तक भूल चुके हों, अब आप वहाँ पर क्या करेंगे, रिकलेक्शन का काम करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने क्या बोला था, उसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। दैट इज रिकलेक्शन। और रिकलेक्शन में आप क्या करते हैं, मतलब चीज़ों को याद करने का प्रयास करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। रेमिनिसेंस क्या होता है? जब आप अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, अपने पास्ट में कोई अच्छी घटना है उनको आप याद रखते हैं, दैट इज रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस सजेस्ट द रिकॉलिंग ऑफ यूजुअली प्लीजेंट इंसिडेंट, खुशी के पल, एक्सपीरियंस और फीलिंग फ्रॉम द रिमोट पास्ट। पीछे की कोई अच्छी बातें, कोई अच्छे अनुभव, कोई अच्छी घटना जब आप याद करते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम रेमिनिसेंस कहते हैं। ओके, यानी कि कोई भी बढ़िया घटना हो, जब आपका बैंक में सिलेक्शन हुआ, अगर आप उसको याद करते हैं, कोई रोमांटिक फीलिंग है उसको आप रिकॉल करते हैं, तो दैट इज रेमिनिसेंस। ओके, तो प्लीजेंट मेमोरी को रिकॉल करना, प्लीजेंट इंसिडेंट को, प्लीजेंट एक्सपीरियंस को, फीलिंग को, रिमोट पास्ट में जो पहले, काफ़ी पहले हुई है, उसको याद करना ही आपका रेमिनिसेंस कहलाता है। क्लियर हो जाती बात? तो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा जोर देने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेमोरी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। क्यों मेमोरी पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और लर्निंग प्रोसेस में मेमोरी का रोल हो ही जाएगा, बिना मेमोरी के लर्निंग चलेगी नहीं। ऑल्दो देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑन हाउ मेमोरी वर्क्स। मेमोरी कैसे काम करती है, इसके बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है कि मल्टी स्टेज कॉन्सेप्ट जो है दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है कि मेमोरी मल्टी स्टेज कॉन्सेप्ट पर चलती है। उसके हिसाब से मेमोरी में 3 पार्ट होते हैं। मल्टी स्टेज, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, फाइनल स्टेज। तो उसके हिसाब से 3 पार्ट होते हैं। सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, और तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। क्लियर हो जाती है बात? तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा वर्किंग मेमोरी जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, और तीसरा जो है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। समझना चाहें तो सेंसर, आपकी आंखें, आपका शरीर में हर जगह सेंसर ही है एक तरीके से। नाक सूंघ के बता देती है, आंख देख के बता देती है, कान सूंघ के बताते हैं, सेंसर लगे बैठे हैं, दैट सेंसरी हो गया। ठीक है, आपका वर्किंग मेमोरी जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, ये आपका रैम जैसे होता है। आपके अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? जिस चीज़ को आपको प्रोसेस करना होता है उसको आप रैम में लाते हैं पहले कंप्यूटर में। रैम में जब वो आ जाती है तब वहाँ तेज़ी से प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रैम के जैसा होता है आपका वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी।
थोड़े समय के लिए जो एक्टिवेट होती है, एक तरीके से समझ लीजिए, या ऐसी चीज़ें जो हम कम समय के लिए याद रखना चाहते हैं वो आपकी कहाँ जाती हैं, वर्किंग मेमोरी में जाती हैं। जैसे ठीक है, फिर आता है लॉन्ग टर्म सिस्टम। लॉन्ग टर्म में आप स्टोरेज करते हैं। अब देखिए सेंसरी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इस समय देख रहे हैं, आपके सेंसर काम कर रहे हैं, बराबर है। तो ये हो गया आपका सेंसरी वाला काम। आपने जब देखा, सुना, चीज़ें ऑब्जर्व की, जो समझ में आया वो रखा, जो नहीं समझ में आया उसको हटा दिया। ठीक है, मेरी बातें जो अच्छी लगी रखा, नहीं तो हटा दिया। आपने ये किया, सेंसरी वाला पार्ट निपट गया। अब इस सारे डेटा को आप क्या करते हैं, वर्किंग मेमोरी में लेकर जाते हैं। यानी कि मैंने सेंस किया, जो अच्छा लगा, जो काम की चीज़ें, वो कहाँ ले जाऊँ, वर्किंग मेमोरी में ले जाऊँगा। वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी उसे प्रोसेस करेगी, और जब वर्किंग मेमोरी को लगेगा कि ये सब कुछ ठीक है, तो वो ले जा करके स्टोरेज में रख देगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख देगी, जिसे हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे बोल सकते हैं कि हमने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। कहाँ ले जाके रख दिया, हार्ड डिस्क में। ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी रैम हो गई। ओके, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी बात वही है, कहानी वही है। ठीक है, अभी और समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सेंसरी रजिस्टर प्रोसेस इनपुट्स आर स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट विद इन सेकेंड्स। जो आपके सेंसरी रजिस्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया सेंसर्स लगे होते हैं आपके शरीर भर में, वो आपके इन्वायरमेंट से जो भी इनपुट्स या स्टिमुली आती है उसको तुरंत ही प्रोसेस करते हैं, विद इन सेकेंड प्रोसेस करते हैं। डिस्कार्ड व्हाट इज कंसिडर्ड एक्सटर्नस, जो काम का नहीं है उसको हटा देते हैं। प्रोसेस व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल एज रिलेवेंट, और उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट होती है, जो हमारे काम की होती है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। सेंसरी मेमोरी का जो सेंसरी पार्ट है वो एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, वेयर सेंसरी रजिस्टर इज सेट टू रिकॉग्नाइज सर्टेन स्टिमुली एंड इमीडिएटली ट्रांसमिट देम टू द वर्किंग मेमोरी फॉर एक्शन। क्लियर हो जाती है बात। सेंसरी से आप सिर्फ सेंस करते हैं और उसको प्रोसेस करने के लिए कहाँ भेज देंगे, एक्शन लेने के लिए कहाँ भेजेंगे, वर्किंग मेमोरी में तुरंत ही भेज देते हैं। तो ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है सेंसरी मेमोरी वाला, जहाँ पर सेंसरी रजिस्टर क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट के स्टिमुली है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे तुरंत ही ट्रांसमिट कर देते हैं वर्किंग मेमोरी के अंदर में, कि चलो ठीक है अब इस पर एक्शन लो। अब देखो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो उस समय, जब भी जो है आपके सेंसरी रजिस्टर डिटेक्ट करता है एक फायर अलार्म। ठीक है, जब भी आप मान लीजिए बिल्डिंग में है और फायर अलार्म बजा, उस समय आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हों, तुरंत ही सेंसरी रजिस्टर को पता चला कि फायर अलार्म बजा है, आपके सेंसर काम किए, तुरंत ही वो बात जो है भेजी जाएगी कहाँ पे, वर्किंग मेमोरी के पास में। किसके पास भेजते हैं, वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास भेजी जाती है, ताकि इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। इमीडिएट मेड अवेयर ऑफ द अलार्म, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स ने क्या किया, आपकी वर्किंग मेमोरी को अवेयर किया कि अलार्म बज चुका है, आग लग गई है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रिस्पांस बिगिन टू टेक प्लेस। ठीक है, प्री सेट रिस्पांस। अब वर्किंग मेमोरी में पहले से सेट है कि हमें क्या करना है, अगर आग लगती तो भागो भाई, तुरंत ही बुझाने का प्रयास करो तो भागो, वो सेट हो गया। तो ये है पूरा कुल मिलाकर के कहानी। क्लियर हो जाती है बात। तो मेरे ख्याल से अब आपको सेंसरी, वर्किंग मेमोरी और ये सारा समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट जो था वो था आपका फ्रेंड जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मैंने बताया, सेंसर से आप सेंस करते हैं, वर्किंग मेमोरी से आप जो है मतलब सेंसर से सेंस करके तुरंत ही वर्किंग मेमोरी के पास आता है, वो उसको प्रोसेस करता है, एक्शन लेता है। अब इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें, जैसे अब आप ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ तब बढ़ते हैं जब आपको कुछ याद रखना है। जैसे अभी आप स्टोर करना चाह रहे हैं इसे, तो अब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ ले गए, आपने मेरा वीडियो देखा, समझा, जो काम का लगा उसे रखा, जो नहीं रखा उसे हटा दिया, उसके बाद वर्किंग मेमोरी के पास भेजा, उसने एक्शन इनिशिएट किया कि हाँ ठीक है ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए, ये मुझे ध्यान रखना है, उसने उठा करके उसको सेकंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दिया। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या करती है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है फ्यूचर यूज के लिए, तो ये हार्ड डिस्क है एक तरीके से कंप्यूटर के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज वेयर इन्फॉर्मेशन स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। फॉर द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल सम स्पेशल एफर्ट मस्ट हैव बीन एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द कोडिंग प्रोसेस इन वर्किंग आर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब कोई चीज़ आप याद रख सको उसके लिए आप कोई ना कोई विशेष एफर्ट लगाते हो कि हम कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखोगे इस चीज़ को, कि रेमिनिसेंस क्या होता है या फिर जो है आपका रिमेंबरिंग क्या होता है, कैसे याद रखोगे। उसके लिए आपने वर्किंग मेमोरी कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई बात जो है दिमाग में बिठाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने बैंक ज्वाइन किया तो आपकी वो प्लीजेंट मेमोरी है, वो क्या हो गया, रेमिनिसेंस हो गया। तो इस एफर्ट किया गया ना इस चीज़ का कि हम कैसे ध्यान रखेंगे, रेमिनिसेंस को कैसे रिकॉल करेंगे, उसके लिए आपने एफर्ट डाला हुआ है वर्किंग मेमोरी की सहायता से, शॉर्ट टर्म मेमोरी की सहायता से, ताकि उसको हम स्टोर कर सकें और बाद में याद भी कर सकें। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज अ रिकंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी फ्रेंड जो है आपकी रिकंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, नॉट अ प्योर रिकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप जो है मान लीजिए आज से 1 साल पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ और आपने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आज पूछूं तो उस इवेंट को कुछ और तरीके से बताओगे,
6 महीने बाद फिर पूछूं तो कुछ और तरीके से बताओगे, और 6 महीने बीत जाए फिर पूछूं तो फिर और तरीके से बताओगे। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी हर बार रिकंस्ट्रक्ट होती है, दोबारा से बनती है, रिकॉल नहीं होती प्योरली। ओके, हर बार आप नई चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से उसे रिकॉल करके मतलब याद करके रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली वही रिकॉल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही बोल रहा है कि प्योर रिकॉल ना होकर के ये रिकंस्ट्रक्शन होता है। इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। अब इसमें लिमिटेशन भी है, मतलब आप पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाते। जैसे कितना समय बीत गया है, किसी चीज़ के प्रति आप बायस तो नहीं हैं, पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। एंड इन मैनी केसेस पर्सनल इनएक्यूरेसीज, खुद से भी गलतियां हो जाती हैं। मुझे नहीं याद है, जब जैसे पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हें याद करके बताओ उस समय क्या हुआ था, नहीं याद आ रहा है भाई। वो क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो रही है। दिस इज वाई टू पीपल हु व्यूड द सेम इवेंट विल ऑफन हैव टोटली डिफरेंट रिकलेक्शन। अभी इसी वजह से एक घटना को दो लोगों ने देखा और अगर आप उनसे पूछोगे तो कोई ना कोई डिफरेंसेस वो बता ही देंगे, क्योंकि उनका रिकलेक्शन या फिर जो है रिकंस्ट्रक्शन अलग अलग हो गया है। ठीक है, अब आती है बात फॉरगेटिंग पर, लेकिन उसके पहले हम मेमोरी को फिर से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रिकलेक्शन, रेमिनिसेंस, ये सभी की सभी चीज़ें आपकी कितना आप याद रख सकते हैं उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड है, या क्या चीज़ आप याद रखते हैं उससे रिलेटेड होता है। मेमोरी का मतलब होता है आपके अंदर कितनी याद रखने की पावर है और आप क्या रिमेंबर रखते हैं। रिमेम्बरेंस अप्लाई होता है कि एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग आर द फैक्ट बीइंग रिमेंबर्ड, मतलब याद करने का काम या क्या रिमेंबर करते हैं वो रिमेम्बरेंस में आता है। ठीक है, सेम ही चीज़ है। मेमोरी में भी क्या कर रहे हैं, रिमेंबर करने की पावर, और क्या रिमेंबर करते हैं। रिमेम्बरेंस में रिमेंबरिंग का एक्ट या जो फैक्ट आप रिमेंबर करते हैं, एक ही बात है। रिकलेक्शन, जब आप किसी चीज़ को जो है कॉन्शियसली, है ना, मतलब आप जब होश में हैं एक तरीके से किसी चीज़ को रिकलेक्ट करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ब्रिंग बैक माइंड ऑफन सम एफर्ट। ठीक है, किसी पुरानी घटना को आप वापस से रिकलेक्ट करने का जब प्रयास करते हैं, रिकॉल करने का प्रयास करते हो, तो दैट इज रिकलेक्शन। रेमिनिसेंस, जब आप कोई पास्ट की अच्छी मेमोरी, अच्छी घटना, अच्छे अनुभव को जो है रिकॉल करते हैं तो रेमिनिसेंस कहलाता है। यानी रिकलेक्शन और रेमिनिसेंस में फ़र्क इतना है, रिकलेक्शन में कोई भी घटना आप याद करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, इसमें सिर्फ अच्छी घटनाएं, अच्छी फीलिंग्स को ही रिकॉल करते हैं। फिर आगे आया कि मेमोरी जो है भाई देखो, लर्निंग प्रोसेस में मेमोरी जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट है। फिर बहुत सारी थेरीज हैं, उनमें से वाइडली एक्सेप्टेड थेरी है कि मेमोरी कैसे काम करती है, उसके लिए मल्टी स्टेज कॉन्सेप्ट लेकर के आए। एक मल्टी स्टेज कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, सेंसरी, वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर सेंसरी रजिस्टर क्या करते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें मिलती हैं उनको रीड करते हैं, जो चीज़ें काम की नहीं होती उसे हटा देते हैं, और जो चीज़ें काम की होती है उसे रिलेवेंट चीज़ों को वो रखते हैं। तो एक तरीके से हम इस प्रोसेस में सिलेक्शन करते हैं हमारे काम का क्या है। ठीक है, उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्किंग मेमोरी में या शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ताकि एक्शन लिया जा सके। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया कि अगर फायर अलार्म बजता है तो तुरंत ही सेंसरी ऑर्गन कहते हैं कि अलार्म बज चुका है, वो तुरंत ही इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं, वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास में। और उसमें प्रीसेट पहले से ही होता है कि अगर आग लगती है तो हमें क्या करना है, या अलार्म बजता है तो हमें क्या करना है, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म मेमोरी रिस्पॉन्स करती है। फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ टेक्निक और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया होगा ताकि उसे अच्छे से आप रिकॉल कर सको, आसानी से रिकॉल कर सको। फिर उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन होता है, ना कि प्योर रिकॉल होता है। आप पूरी तरह से रिकॉल किसी घटना को कर नहीं सकते, आप जो है रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसका। ओके, और इसके बाद में इसमें लिमिटेशन भी होती है कि रिकंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो कोई बचपन की घटना है, वो आज तक कितनी याद होंगी आप बताइए ना, बहुत कम याद रहती है। बायस हो गया, यानी कि आप पक्षपात हैं, किसी अच्छी बात को याद रख रहे हैं, बुरी बात को नहीं ध्यान रख रहे हैं, इस तरीके से, या पर्सनल इनएक्यूरेसी, आपने भी कुछ ऑब्जर्वेशन में ही गलती कर दी, तो इन सभी वजहों से आप पूरी तरह से मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दो लोग अगर सेम घटना को देखते हैं, उसके बावजूद भी उनके डिफरेंट रिकलेक्शन होते हैं, डिफरेंट बातें बताते हैं, उसके पीछे यही होती है वजह। फिर आता है फॉरगेटिंग, भूल जाना। ठीक है, तो तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं तो ये फॉरगेटिंग है। तो ये फॉरगेटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया लॉजिक दिया है। अ कंसिडरेशन ऑफ व्हाई पीपल फॉरगेट। अगर हम ये जान लें कि लोग क्यों भूलते हैं तो हम याद रखने पर काम कर सकते हैं ये है वजह। ठीक है, कंसिडरेशन व्हाई पीपल फॉरगेट मे पॉइंट द वे टू हेल्प देम रिमेंबर। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम भूलते क्यों हैं तो हमें हेल्प हो जाएगी याद रखने में, इसीलिए जो है फॉरगेटिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि बहुत सारी थेरीज हैं जो कि फॉरगेटिंग पर बातें करती हैं, उनमें से जो है डिसयूज, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को आपने बार बार यूज ही नहीं किया इसलिए चली गई। इंटरफेरेंस, यानी सेम घटना इंटरफेयर हो गई, मतलब कहने का पहले कोई रिलेटिव आए थे, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार आ गए, तो वो पहली बार जब रिलेटिव आए तो वो वाली बात आप भूल गए, तो इंटरफेरेंस हो गया। रिप्रेशन, दब गई, दब के रह गई, यही बात, ये 3 थियरी हैं।
कुल मिलाकर के डिसयूज, इंटरफेरेंस एंड रिप्रेशन, जिनकी वजह से आप चीज़ें फॉरगेट कर जाते हैं। थ्योरी ऑफ डिसयूज सजेस्ट दैट अ पर्सन फॉरगेट दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी चीज़ को लंबे समय तक नहीं प्रयोग करते हैं तो आप भूल जाते हैं। जैसे अगर आपने जो है मैथ पढ़ी होगी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत सारी थ्योरम पढ़ी होंगी, लेकिन क्या अब वो पूरी तरह से रिकॉल सारी चीज़ें की जा सकती हैं? नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। पहले यूज करते तब नहीं करते, इसलिए भूल गए। इसीलिए हाई स्कूल या कॉलेज के जो ग्रेजुएट होते हैं वो दुखी हो जाते हैं जब ग्रेजुएशन के काफ़ी साल बाद वो जो है जो फैक्चुअल डेटा उन्होंने रटा हुआ था, समझा हुआ था, उसको वो भूल चुके होते हैं, इसलिए उनको दुख होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल नहीं कर सकते। सिंस द थिंग व्हिच आर रिमेंबर्ड आर दोज यूज्ड ऑन द जॉब, अ पर्सन कंक्लूड्स दैट फॉरगेटिंग इज रिजल्ट ऑफ डिसयूज। हम क्या होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं जिनको हम जॉब में यूज करते हैं। अगर आप एक्सेल सीट नहीं यूज करते मान लीजिए अपनी जॉब में, तो धीरे धीरे एक्सेल सीट जो सीखी थी वो भूल जाएंगे। और याद क्या रखेंगे? अगर मान लीजिए एमएस वर्ड यूज करते हो तो एमएस वर्ड आपको याद रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर के हम उन्हीं चीज़ों को भूलते हैं जो डिसयूज में आ जाती है, जिनको हम प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन जो हमने कर दी आपको ये इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बताती है कि अगर व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाए, किसी व्यक्ति को, तो वो जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट की ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स जो है बताता है जो कि नॉर्मल रिकॉल के बियॉन्ड है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नहीं रिकॉल की जा सकती। अगर हिप्नोटाइज किया जाए तो कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, हिप्नोटाइज करके उसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को पहुंचाते हैं, वो एग्जैक्टली उसी चीज़ को देखता है, वहाँ पहुँचता है, महसूस करता है। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब नॉर्मल रिकॉल के बियॉन्ड जा करके आप स्पेसिफिक डिटेल्स बताते हैं हिप्नोटाइज करने पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अपेरेंटली मेमोरी इज देयर। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी है वहाँ पर, लॉक्ड इन द रिसेस ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं जो है दिमाग में ताले में बंद है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे। मेमोरी है, क्योंकि अगर मेमोरी ना होती तो आप ये हिप्नोटाइज करने पर स्पेसिफिक डिटेल्स ना बता पाते। ओके, तो डिफिकल्टी इज समनिंग इट अप टू कॉन्शियसनेस, यानी असली प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी इज देयर, कहीं पर पड़ी हुई है दिमाग में, लेकिन कठिनाई ये है कि हम उसको समन नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग में अवेयर माइंड के पास ला नहीं पा रहे हैं। ओके, पीपल फॉरगेट समथिंग बिकॉज अ सर्टेन एक्सपीरियंस हैज ओवर शैडोड इट। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया आपका कौन सा? डिसयूज का। अब हम आगे बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस का। ठीक है, पीपल फॉरगेट समथिंग बिकॉज अ सर्टेन एक्सपीरियंस हैज ओवर शैडोड इट आर द लर्निंग सिमिलर थिंग्स हैज इंटरवेन्ड। यानी अब ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें लोग इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि किसी एक्सपीरियंस ने उसको ओवर शैडो कर दिया। यानी पहले कोई घटना हुई है, एक एक्सीडेंट आपने वैसा ही देखा था, फिर दूसरा एक्सीडेंट एग्जैक्टली वैसा ही देख लिया, तो पहला वाला एक्सीडेंट कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो गया या इंटरफेयर हो गया, इसलिए आप उसको भूल गए। ओके, दिस थ्योरी माइट एक्सप्लेन हाउ द रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस आफ्टर ग्रेजुएशन काज ए पर्सन टू फॉरगेट आर लूज नॉलेज। ठीक है, तो मतलब ये बताता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में, जब आप ग्रेजुएशन में थे तो उस समय बहुत सारी चीज़ें याद थी आपको, अब सारी भूल गई हैं। उसके पीछे क्या है? कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ों का इंटरफेरेंस हो गया है या चीज़ें ओवर शैडो हो गई हैं। ओके, दूसरे शब्दों में नई इवेंट जो है मैनी थिंग्स को रिप्लेस कर देती हैं जो हमने पहले लर्न किया था। हमने पहले जो लर्न किया था, ठीक है, उस पर नई चीज़ें मतलब ओवर राइड हो गया एक तरीके से। ओके, तो जैसे यहाँ पर कुछ मैंने लिखा था, मान लो ऐसे, और उसके ऊपर से मैंने कुछ और लिख दिया तो नीचे वाला दब गया। कुल मिला करके ये चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है पुरानी चीज़ों का नई चीज़ों की वजह से। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट दो कंक्लूजन निकाले जाते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट द इंटरफेरेंस। पहला, सिमिलर मटेरियल सीम्स टू इंटरफेयर विद द मेमोरी मोर देन डिसिमिलर मटेरियल। अगर सेम चीज़ जो है अगर यूज हो रही है तो वो जो है मेमोरी को ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसा मैंने कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसके जैसे ही दूसरा भी एक्सीडेंट हो गया तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है और दूसरा एक्सीडेंट बाइक से हुआ, तो वो जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर मटेरियल जो है ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरा सेकंड कौन सा पॉइंट है? मटेरियल नॉट वेल लर्न सफर फ्रॉम मोस्ट फ्रॉम इंटरफेरेंस। जिस चीज़ को आपने अच्छे से नहीं सीखा है वो सबसे ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस से प्रभावित होती है। अच्छे से नहीं सीखा तो तुरंत ही वो गायब हो जाती है। ऑल थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग इंप्लाई दैट व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स समथिंग इट इज नॉट एक्चुअली लॉस्ट रेदर इट इज सिंपली अनअवेलेबल फॉर रिकॉल। जितनी भी थियरी है फॉरगेटिंग की, भूलने की, वो बोलती हैं कि अगर आपने आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे गायब हो गई, आपके दिमाग से चली गई, नहीं, बल्कि वो सिंपली अनअवेलेबल हैं रिकॉल करने के लिए। आप उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। यानी सोचो कि जो तुमने 10th और 12th वगैरह में जो पढ़ा है वो सब है, मेमोरी में अवेलेबल है, बस आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं।
हैं, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर्स प्रॉब्लम इज हाउ टू मेक सर्टेन दैट स्टूडेंट्स लर्निंग इज रेडली अवेलेबल फॉर रिकॉल। अब ये इंस्ट्रक्टर या जो टीचर है, जो एजुकेटर है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो मेक श्योर करे कि स्टूडेंट को जो वो लर्न करवाए वो आसानी से रेडली अवेलेबल हो रिकॉल करने के लिए, उसे वो रिकॉल कर सके। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब आप एग्जाम में बैठें तो आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। उसके लिए चाहे मैं एग्जाम्पल दूँ, चाहे मैं आपको कोई फोटो वगैरह दिखाऊँ, चाहे मैं कोई जो है जो क्रैक करूँ, कैसे भी करके, पर मुझे ये काम करना रहता है। क्लियर हो जाती बात? ठीक है, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स जो है फॉरगेटिंग की। मेमोरी हमने आपको बता दिया। तो फॉरगेटिंग में जो है ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये जान जाएं कि लोग भूलते क्यों हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। बहुत सारी थ्योरी हैं जिसमें डिसयूज, इंटरफेरेंस और रिप्रेशन 3 वजह होती हैं। डिसयूज की थ्योरी बताती है कि आपने किसी चीज़ को अगर यूज नहीं किया है लंबे समय तक तो आप उसे भूल जाते हैं। इसीलिए जो हाई स्कूल और ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपसे भूल जाता है, ठीक है। अब हम वही चीज़ें याद रखते हैं जो हम काम में लेते हैं। जैसे जॉब में जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वही याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिजल्ट ऑफ डिसयूज है। हमने यूज करना बंद कर दिया इसलिए हम भूल गए। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इतनी आसान नहीं कि हम यूज करना बंद कर दिया तो भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं कि अगर देखा जाए हिप्नोटाइज करके बंदे से, व्यक्ति से हम विशेष डिटेल जो चाहिए वो मांग सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी कहीं ना कहीं मौजूद है, बस वो ऐसी जगह लॉक है जिसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब डिफिकल्टी हमें हो रही है कि हम उसको कॉन्शियस माइंड में नहीं ला पा रहे हैं। लोग बहुत सारी जो है डिटेल्स भूल जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो ओवर शैडो कर गया है। मतलब पहले जो आपने देखा था और अब आपने जो देखा है वो ओवर शैडो हो गया, या आपने सिमिलर थिंग को जो है लर्न कर लिया जिसकी वजह से इंटरवेंशन हो गया, मतलब वो चीज़ें गायब हो गई। ओके, तो इंटरवेन हो रहा है। ये एक्सप्लेन करती है कि मतलब लोग जो है ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सिमिलर केसेस देख लिए इसलिए आप चीज़ों को भूल चुके हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, नई जो इवेंट होती है वो पुरानी इवेंट को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। जैसे नए जख्म पुराने जख्मों को भुला देते हैं, वही बात है। एक्सपेरिमेंट से ये है कि मतलब 2 कंक्लूजन निकाले जाते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। पहला, सिमिलर मटेरियल जो है आपको भुलाने में ज़्यादा दिक्कत करता है देन कि डिसिमिलर मटेरियल। अगर दोनों घटनाएं सेम है तो आप जल्दी भूलोगे, यानी पिछली वाली घटना भूल जाओगे। दूसरा, मटेरियल अगर आपने अच्छे से लर्न नहीं किया है तो वो भी बहुत जल्दी इंटरफेरेंस का शिकार हो जाता है, आप भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग बोलती है कि मतलब जो है पर्सन एक्चुअली अगर भूल जाता है कुछ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है, बल्कि वो अनअवेलेबल है आपको रिकॉल करने के लिए। ऐसे में इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो मेक श्योर करे कि जो भी वो पढ़ा रहा है उसको स्टूडेंट आसानी से रिकॉल कर सके, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक लेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अब सवाल ये है कि सर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है? क्या हम जो है जो कुछ भी हमने सीखा उसको किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्या? पेन ड्राइव लगाया और दूसरे को दे दिया? ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है? जो कुछ भी आपने सीखा है उसको यूज करना, एक जगह सीखे दूसरी जगह यूज किया। जैसे मैंने आपको मान लीजिए क्रेडिट के बारे में पढ़ाया, अब आपने लोन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब उसको आप अपनी ब्रांच में जब जाएं तो यूज करें। दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लर्निंग का उपयोग करना, मोटा मोटा हिसाब ये है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज लर्न इन वन कंटेक्स्ट बीइंग अप्लाइड इन अनदर कंटेक्स्ट। तो जो कुछ भी आपने स्किल या नॉलेज सीखी है एक जगह पर, एक कंटेक्स्ट में, उसको अप्लाई करना किसी दूसरी जगह पर। ओके, यही कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल के तौर पर, नॉलेज और स्किल लर्न इन सेल्स। सेल्स की जब आपकी ट्रेनिंग हुई तो जो कुछ भी आपने उसमें सीखा है उसको आप अप्लाई करते हैं उस जॉब में जब आप बैंक किसी कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको सेल्स ट्रेनिंग दी गई जिसमें आपको बताया गया कि बेचा कैसे जाएगा, बेच देना है, ये पेन बेच देनी है, ठीक है, खूब अच्छे से सिखाया गया है। अब जब आप उस लर्निंग को यूज कर रहे हैं कहाँ पर, किसी कस्टमर के साथ डील करते समय, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो एक जगह सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह यूज कर देना, अप्लाई कर देना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। बिकॉज द लर्निंग कंटेक्स्ट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन, द गोल ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट अकम्प्लिश्ड अनलेस ट्रांसफर अकर। देखिए, बोल रहे हैं कि चूंकि लर्निंग का जो कंटेक्स्ट होता है, जब आप सीखते हैं वो अलग होता है और जब आप उसे अप्लाई करते हैं तो वो अलग होता है। दोनों अलग चीज़ें हैं। सीखना, जैसे तैरने के बारे में सीखना और तैरना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यही कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे में गोल ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट अकम्प्लिश्ड, यानी कि आपको जो ट्रेन किया गया, आपको अगर तैरना सिखाया गया तो वो तब तक अचीव नहीं हो जाता है जब तक कि जो है ट्रांसफ़र अकर नहीं हो जाता। जो हमने मतलब तैरने के बारे में जो आपको बातें बताई हैं, जो सिखाया है, लर्न करवाया है, वो जब तक आप तैरने वाली जगह पर यूज नहीं कर लेते हैं तब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेनिंग का उद्देश्य था वो पूरा
नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का गोल हो सकता है क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो चीज़ें बैंक ट्रेनिंग दिलवाता है आपको, उसका उद्देश्य होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो कुछ भी वहाँ सीख कर आओगे उसको यहाँ इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना, यही होता है फ्रेंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड दैट। अब सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होगी, ट्रेनिंग कंटेंट बी रिलेवेंट टू द टास्क। जो काम करना है उससे रिलेटेड ही सिखाओ। अगर हमने सेल्स की ट्रेनिंग ली है तो कस्टमर के साथ ही उसको यूज करेंगे। सेल्स की ट्रेनिंग ली हुई है और मोबाइल बनाने का काम आप दे दोगे, कोई मतलब नहीं है। सेल्स की ट्रेनिंग दी और बंदे से बोला लैपटॉप रिपेयर करो, कोई मतलब है नहीं, उस ट्रेनिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग ऐसी दीजिए जो उस काम से रिलेटेड हो। दैट द लर्नर मस्ट लर्न द ट्रेनिंग कंटेंट। जो कुछ भी ट्रेनिंग में सिखाया गया उसको सीखे। सेल्स की बातें हो रही, सीखो उसको। ये नहीं कि मतलब हेडफोन लगा लिया और दूसरी दुनिया में है। एंड दैट द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड। और लर्नर मोटिवेटेड भी रहना चाहिए, उसकी सीखने की इच्छा रहनी चाहिए, ललक रहनी चाहिए। ठीक है, अब इंस्ट्रक्टरल डिजाइनर्स नीड टू डिटरमाइन। ठीक है, जो मतलब डिजाइन, जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करते हैं, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, उन लोगों को डिटरमाइन करना होता है वेदर द स्किल्स बीइंग टाट रिक्वायर नियर ट्रांसफर और फार ट्रांसफर सो दैट दी कैन डिजाइन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। सवाल ये है कि आपके इंस्ट्रक्टर को डिसाइड करना होता है कि जो हम ट्रांसफ़र चाहते हैं वो नियर ट्रांसफ़र चाहते हैं या फार ट्रांसफ़र चाहते हैं। नियर ट्रांसफ़र मतलब उसका असर थोड़ा सा हो और फार ट्रांसफ़र मतलब बहुत ज़्यादा असर हो। जैसे मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज जो पढ़ाया है, अभी जो मैंने 7 लाइव क्लासेस ली हुई हैं, वो मेरा फार ट्रांसफ़र का उद्देश्य था, है ना, कि आपको गहराई से चीज़ों के बारे में पता चले, उसका आप एप्लीकेशन कर सकें। क्लियर हो जाती बात। सम डिग्री ऑफ ट्रांसफर इज इन्वॉल्व इन ऑल लर्निंग। जितनी भी लर्निंग होती है, जितनी भी चीज़ें आप सीखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिग्री की ट्रांसफर जुड़ी हुई होती है। दिस इज ट्रू बिकॉज एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इनहेरेंट रिस्पॉन्स, कुछ इनहेरेंट रिस्पॉन्स यानी छिपे हुए रिस्पॉन्स को छोड़ दिया जाए तो ऑल न्यू लर्निंग इज बेस्ड अपॉन प्रीवियसली लर्न एक्सपीरियंस। जो कुछ भी नई लर्निंग आप करते हो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट अनुभव से रिलेटेड होती है। अभी मैं आपको एचआरएम भी पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये नई लर्निंग में आप पुराने अनुभव का अपने यूज कर रहे होंगे। ठीक है, पीपल इंटरप्रेट न्यू थिंग्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर। जब भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है तो लोग जो है नई चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, नई चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। मैनी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग प्रॉफिट बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफ अपेरेंटली, देखिए बोल रहे हैं स्टूडेंट ऑफ अपेरेंटली हैविंग इक्वल एबिलिटी हैव डिफरेंट सक्सेस इन सर्टेन एरिया। मतलब स्टूडेंट के अंदर में सेम एबिलिटी है, उसके बावजूद भी इनकी सक्सेस जो है अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों को अलग अलग इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अलग अलग है। टीचर ने जो सिखाया है उसको आप एग्जाम में कैसे यूज करते हैं वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा डिसाइडेड हो जाता है। आपने पढ़ा, आपको यहाँ लगा सब आता है, एग्जाम में कैसा नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा। निगेटिव ट्रांसफ़र जो है आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है, जबकि पॉजिटिव ट्रांसफ़र जो है आपको हेल्प करता है। ठीक है, निगेटिव ट्रांसफ़र परेशानी करेगा और पॉजिटिव ट्रांसफ़र आपको हेल्प करेगा। दिस पॉइंट टू अ नीड टू नो स्टूडेंट्स पास्ट एक्सपीरियंस एंड व्हाट ऑलरेडी हैज़ बीन लर्न। मतलब लैंग्वेज ऐसी लिखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ने पास्ट में क्या अनुभव किया है, क्या चीज़ें सीखी हुई हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसी हिसाब से मटेरियल तैयार करते हैं। ठीक है, इन लेसन एंड सिलेबस डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर शुड प्लान फॉर ट्रांसफर बाई ऑर्गेनाइजिंग कोर्स मटेरियल एंड इंडिविजुअल लेसन मटेरियल इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मतलब बोल रहे हैं कि जब भी आप सिलेबस तैयार करें या फिर जो है लर्निंग के लिए कोई मटेरियल तैयार करें तो ध्यान रखें कि इस क्रम में ले जाएं जिससे कि मीनिंग निकले। इसका कारण मैं समझाता हूँ क्या। जैसे मान लीजिए अभी मैंने मॉड्यूल ए नहीं पढ़ाया है, मैं आपको सीधे मॉड्यूल सी पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैंने सीधे मॉड्यूल सी पढ़ाया है। अब मैंने आपको मॉड्यूल सी पढ़ा दिया, ए से शुरू करना चाहिए था तो गड़बड़ हुई। लेकिन मैंने देखा कि अगर हम मॉड्यूल सी पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, उसका जो है आपके ए बी मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसको मैंने पढ़ाया। ठीक है, फिर मैंने चैप्टर नंबर 12 पहले पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 11 बाद में पढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं मैंने सिस्टम सेट किया हुआ है। अगर मुझे लगता कि चैप्टर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 11 के बगैर काम नहीं चलेगा तो मैं पहले आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाता। ठीक है, जैसे मैंने आपको परसेप्शन पढ़ाया और तब जाकर के और चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पहले आपको परसेप्शन नहीं पता होगा तो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो जाती बात। तो वही बोल रहा है कि मतलब अपनी जो भी आप तैयारी करें इससे रिलेटेड, उसमें दिमाग को खुला रखें, कुल मिला करके ऐसा मटेरियल तैयार करें जो सिक्वेंशियल हो, जो मीनिंगफुल हो, स्टूडेंट के काम का हो। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है एक कंटेक्स्ट में उसको दूसरी जगह पर दूसरे कंटेक्स्ट में यूज करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। इसका एग्जांपल हो सकता है जो भी आपने सेल्स ट्रेनिंग में सीखा हुआ है उसको किसी कस्टमर के ऊपर अप्लाई करना, इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है,
ध्यान रखिए कि लर्निंग में जो आप सीखते हैं वो और जब उसको अप्लाई करते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे में गोल ऑफ ट्रेनिंग तभी पूरा होता है, यानी कि ट्रेनिंग देने का फ़ायदा तभी हुआ जब जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो। अगर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं है तो ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब पहली बात जो आप चीज़ जो लर्निंग दे रहे हैं वो टास्क से रिलेटेड है। मैं लोन पोर्टफोलियो पे काम करता हूँ और मुझे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेनिंग अगर बैंक दिलवाता है, कोई मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में लर्नर को जो सिखाया जा रहा है वो सीखे, उस कंटेंट को समझे, ओके। उसके बाद में वो मोटिवेटेड भी रहे, तभी जाकर के सक्सेसफुल लर्निंग होती है। उसके बाद में जो डिजाइनर है, आपके कोर्स का डिजाइनर है, आपके ट्रेनिंग का डिजाइनर है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसे किस तरीके के मटेरियल की ज़रूरत है, कि नियर ट्रांसफ़र चाहता है या फार ट्रांसफ़र चाहता है, उसके हिसाब से ही वो अपना मटेरियल तैयार करता है। डिग्री ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें तो सभी लर्निंग में कुछ डिग्री का ट्रांसफ़र रहता ही है। कुछ सर्टन इनहेरेंट यानी छिपे हुए रिस्पांस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, ठीक है। इस तरीके के मतलब जो है लर्निंग ट्रांसफ़र में लोग इंटरप्रेट करते हैं नई चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव ट्रांसफ़र आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र आपको हेल्प करती है। उसके बाद में स्टूडेंट ने पास्ट में क्या अनुभव किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है उसके और क्या लर्न किया हो, ये हमें पता होना चाहिए। और जो भी लर्निंग मटेरियल हम तैयार करें उसका सिलेबस इस तरीके से बनाए ताकि स्टूडेंट के लिए मायने रखे, उसका मीनिंग निकले, ठीक है। अब आ जाती है फ्रेंड्स बात जो है एम्प्लॉय बिहेवियर की। एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, रेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द कंसर्न अबाउट समवंस बिहेवियर इन वर्क प्लेस इज प्रॉब्ली द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। लोगों को मैनेज करने में, लोगों के व्यवहार को मैनेज करना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है ना। आप ऑफिस में हैं, कोई ऐसा एम्प्लॉई आ जाए जो मार पिटैया ही शुरू कर दे, आया और मार पिटैया ही शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो मार पिटैया नहीं शुरू कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना ही एक चैलेंज है। तो रेजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द कंसर्न अबाउट समवंस बिहेवियर, किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में कंसर्न को रेज करना और उसको ठीक करना, रिस्पॉन्ड करना वर्क प्लेस पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है लोगों को मैनेज करने में, ठीक है। इट कैन मेक एवरीवन फील अनईजी, यानी अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उससे सभी लोग परेशान होते हैं। तो एवरीवन फील अनईजी रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर पर्सनली इन्वॉल्व आर नॉट, चाहे उस घटना में वो इन्वॉल्व हों या ना इन्वॉल्व हों, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ब्रांच में कोई कस्टमर आकर के अगर चिल्लम चिल्ली मचाता है, भले उसने किसी एक ऑफिसर से लड़ाई करी, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी के सभी, पूरी ब्रांच सफ़र करना शुरू करती है, सभी के सभी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। एम्प्लॉयज में फील डिफेंसिव, अपसेट एंड इवन अग्रेसिव व्हेन देयर बिहेवियर इज कॉल्ड एज इनटू क्वेश्चन। अब ये भी है कि अगर किसी के व्यवहार पर आप सवाल उठाते हैं, किसी को ऐसे बोलते नहीं कि सच जो है कड़वा होता है, अगर आपने किसी को बोल दिया कि आपका व्यवहार खराब है तो वो बुरा जो है मान जाएगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा, अपनी रक्षा करना शुरू करेगा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, अपसेट हो जाएगा, हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी करने लगे। इसलिए मतलब आप क्वेश्चन उठाने से पहले सोचें इस बात को, है ना, किसी को टारगेट करने से पहले इसीलिए सोचा जाता है, कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। मैनेजर्स में may be put under pressure not only to address concern about employee behavior but also to minimize the potential disruption to the ongoing work। तो यहाँ मैनेजर प्रेशर में आ जाता है, जब भी कोई एक एम्प्लॉय मिसबिहेव करता है तो उसकी वजह से मैनेजर के ऊपर प्रेशर ये है कि उसे एड्रेस करना है, एम्प्लॉय के व्यवहार को, जो भी कंसर्न रेज हुए उसको मैनेज करना है, और साथ ही साथ में जब ये मिसबिहेवियर होगा तो उसकी वजह से काम भी जो है कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो उसको भी प्रभावित होने से बचाना भी मैनेजर के ऊपर रहता है, मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ऑर्गेनाइजेशन हैव द डुअल ऑब्लिगेशन ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर मेंटेन्ड एंड ऑफ ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉय फेयरली एंड रीजनेबली। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होता है। पहला कि इंश्योर करें कि प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर मेंटेन्ड, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है, और ट्रीटिंग देयर एम्प्लॉय फेयरली, और एम्प्लॉय को सही मतलब वैल्यू मिल रही है, फेयरली उनको ट्रीट किया जा रहा है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। फिर आता है व्हेन dealing specifically with the concern about behavior, it is not surprising that such cases can quickly escalate and divert so much time, attention and resource away from more productive work। तो जब भी ऐसा कोई बात होगी, कोई कंसर्न अगर किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में आएगा, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये बहुत तेज़ी से एस्केलेट होता है, तुरंत ही
दुनिया भर में फैल जाएगा, वायरल हो जाएगा, है ना। और उसका असर ये पड़ेगा कि जो आप काम प्रोडक्टिव वाला करने वाले थे उसमें से समय, आपका अटेंशन और रिसोर्सेस बर्बाद होते हैं। लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं बैठ करके गप कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या, है ना। तो समय बर्बाद होता है। जो जितनी देर आप अच्छा काम करते मतलब प्रोडक्टिव काम करते, अब वो प्रोडक्टिव काम बंद करके आप बस केवल जोर इसी बात पर दिए हुए हैं जो ये मिसबिहेवियर या एम्प्लॉय के बिहेवियर में प्रॉब्लम थी। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिटेल्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद सच इशूज ऑफ पुअर बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। अब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। आप ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। यदि आप बदतमीजी करेंगे तो वहाँ पर उसके लिए पॉलिसी बनी हुई है, कुछ ना कुछ आपके साथ किया जाएगा, ओके। लेकिन हाउएवर नो मैटर हाउ वेल डेवलप्ड दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर, कितना अच्छा पॉलिसी और प्रोसीजर बना लीजिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जगह बनी रहती है। मतलब हम और अच्छा कर सकते हैं। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ लेकिन हमेशा व्यवस्था ऐसी रहेगी कि हाँ हम और अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स एम्प्लॉय बिहेवियर। मिसबिहेवियर उसी से समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए जो है सेक्सुअल हरासमेंट का केस बन गया किसी ने, है ना, किसी ने किसी लेडी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी कर दी फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा। अब वहाँ पर मैनेजर के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ आएंगी उस सिचुएशन से जोड़िए, तो किसी व्यक्ति के बिहेवियर, है ना, का जो कंसर्न है उसको रेज करना और रिस्पॉन्ड करना, मतलब उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया हुआ है उस बात को रेज करना और उसको रिस्पॉन्ड करना सबसे चैलेंजिंग काम होता है जब आप पीपल को मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इससे क्या होता है, सभी लोग अनईजी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े से सभी लोग बुरा महसूस करते हैं, चाहे उसमें आप इन्वॉल्व हों या ना इन्वॉल्व हो, लेकिन आप पर भी प्रभाव आता ही आता है। एम्प्लॉय जो है डिफेंसिव हो जाता है, अपसेट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है अगर उसके बिहेवियर को क्वेश्चन किया जाता है। अगर ये बात कही जाए कि मतलब तुमने मिसबिहेव किया है मेरे साथ में, तो आदमी तुरंत ही हो सकता है लड़ने लग जाए, वो एम्प्लॉय लड़ने लग जाए, ये ह्यूमन नेचर है, ओके। अब इससे क्या होता है, मैनेजर के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि पहली बात तो जो एम्प्लॉय के बिहेवियर का कंसर्न है उसको भी ठीक करना है और साथ ही साथ में जो हमारा ऑन गोइंग वर्क है उसको भी डिसरप्ट होने से, डिस्टर्ब होने से बचाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है कि उनके एम्प्लॉय जो हैं उनके बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए प्रॉपर बिहेवियर के लिए। और दूसरा जो है उनकी जो एम्प्लॉय है उनको फेयरली और रीजनेबली ट्रीट किया जाए, उनको बराबर सम्मान मिले। अब जब आप किसी कंसर्न को डील कर रहे होते हैं किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में, तो ये इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं कि वो तुरंत ही क्विकली एस्केलेट हो जाता है, वो तुरंत ही चारों तरफ फैल जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो प्रोडक्टिव वर्क ना करके अपना सारा समय, अटेंशन और जो भी एम्प्लॉयज रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सब उसी गॉसिप में लग जाते हैं, असली काम आपका छूट जाता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर होते हैं, इस तरीके के इशू डील करने के लिए, ताकि जो पुअर बिहेवियर है वर्क प्लेस में उसको मैनेज किया सके। लेकिन कितनी भी अच्छी पॉलिसी और जो है प्रोसीजर आप बना लीजिए, इंप्रूवमेंट के लिए जगह हमेशा बची रहती है। इवन आप देखें कोई पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, उसके विधायक वगैरह भी जो है, उसके सांसद वगैरह भी कई बार जो है पुअर बिहेवियर कर जाते हैं। मतलब जैसे उन्होंने पार्टी के खिलाफ बोल दिया कुछ, है ना, तो पार्टी के अगर खिलाफ बोल देते तो उसके लिए भी पॉलिसी होती है, उसके लिए भी गाइडलाइन होती है, उनको बर्खास्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, अगली बार टिकट नहीं दे सकते, कुछ इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, बेस्ड टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज अमंग एम्प्लॉय। अब अगर मान लो आपको अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं। एज ए मैनेजर यू मस्ट बी एबल टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंजेज व्हेन यू नोटिस बिहेवियर अमंग योर एम्प्लॉय ऑफ विच यू आर नॉट पर्टिकुलरली फाउंड। मतलब जब भी आप किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर ऐसा देखते हैं जिस जो आपको पसंद नहीं आता है, तो एज ए मैनेजर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप जो है उस एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज करें, ठीक है। ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। व्हेन यू सी बिहेवियर, व्हेन यू सी दीज बिहेवियर पॉप अप यू कैन चूज टू डू नथिंग। मतलब ऐसा बिहेवियर जब आपके सामने आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। व्हिच कैन जेपरडाइज मोरल, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति का नहीं, जिसने मिसबिहेव किया है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को परेशानी होने लगती है। हार्म प्रोडक्टिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। एंड पोटेंशियली काज यू टू लूज क्लाइंट एंड यू कैन वर्क टू फैसिलिटेट बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं करते हैं, आपने बिहेवियर देखा जो कि गलत है, कोई एम्प्लॉय है जो हर कस्टमर के साथ बदतमीजी कर रहा है, आपने इस बिहेवियर को नोटिस किया, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो उससे बाकी के एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटेगी,
क्योंकि वो हमेशा लड़ता ही रहेगा। साथ ही साथ हो सकता है आप किसी कस्टमर को लूज कर जाएं, या फिर आप दूसरा विकल्प है कि जो है आप बिहेवियरल चेंजेस के लिए काम करें। ऑब्वियसली हेल्पिंग योर एम्प्लॉय टू अमेंड द निगेटिव बिहेवियर इज बेटर ऑप्शन। ऑब्वियसली हम कुछ ना करें ये गलत होगा, बेहतर रहेगा कि हम उसके बिहेवियर को चेंज करें, स्पेशली इफ द एम्प्लॉय इज अदरवाइज वैल्यूएबल पार्ट ऑफ योर टीम, है ना। खास करके अगर वो जो एम्प्लॉय है वो आपके टीम का वैल्यूएबल पार्ट है, अगर उसकी मतलब वो अच्छा काम करता है, तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके निगेटिव बिहेवियर को ठीक करें। फॉर्चुनेटली देयर आर सम स्टेप्स, मतलब अच्छी बात है कि कुछ स्टेप्स अवेलेबल हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो बिहेवियरल चेंजेज आप अपने एम्प्लॉय के अंदर रीइंफोर्स कर सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर को, है ना, और निगेटिव बिहेवियर को घटा सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से आप पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं और निगेटिव बिहेवियर को घटा सकते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है बी अ कोच। कोच बनिए, है ना। कोच जैसे क्रिकेट टीम के कोच होते हैं उसी तरीके से आप एम्प्लॉय के कोच बनिए। कोचिंग इज एन ऑनगोइंग एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस दैट वर्क्स एट डेवलपिंग एम्प्लॉय ओवर टाइम, ठीक है। तो कोचिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, मैनेजर और जो है एम्प्लॉय दोनों मिलकर करते हैं इसमें, ठीक है। और समय जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एम्प्लॉय अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो वर्क प्लेस पर आप अच्छे एम्प्लॉय डेवलप करना चाहते हैं तो इस पर काम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट फीडबैक। इसमें क्या है कि आप अपने एम्प्लॉय को फीडबैक बराबर देते रहें कि कहाँ गड़बड़ हुई, इस बार क्या ठीक किया सकता है। व्हिच इज कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू एडजस्ट बिहेवियर, ठीक है। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन है, फीडबैक, जो कि उसके बिहेवियर को ठीक करता है। अगर आपने देखा कि कस्टमर के साथ में उसने किसी स्टाफ मेंबर ने बदतमीजी करी, आप उसको बाद में उसके कस्टमर के सामने नहीं, बाद में उसको बुला करके समझा सकते हैं कि ये गलत था, आपको ऐसे सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद में दूसरा काम करिए, टैकल वन इशू एट ए टाइम। एक समय पे एक ही इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, मल्टीपल को मत करिए। मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प एम्प्लॉय टू चेंज देयर बिहेवियर इज टू टैकल वन इशू एट ए टाइम। फोकस इज पैरामाउंट ड्यूरिंग दीज एफर्ट, ठीक है। तो हमें चाहिए, अगर आप एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इशू पर एक समय पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा, और फोकस रहना जरूरी है। फोकस रहेंगे, एक इशू को एक समय पर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। आपको चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉय है उसमें पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करिए, दोबारा से इन्फोर्स करिए। व्हेन यू रिवार्ड एम्प्लॉय यू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। जब आप एम्प्लॉय को रिवार्ड करते हैं तो आप जो है पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स करते हैं। व्हेन यू नोटिस अ बिहेवियर एट वर्क प्लेस दैट यू वांट टू सी मोर। अगर आपने कोई बिहेवियर देखा वर्क प्लेस पर और आप उसे बार बार देखना चाहते हैं कि हाँ ऐसा अगर कोई करे तो अच्छा रहेगा, तो बी श्योर टू एक्नॉलेज। तो आप उसे एक्नॉलेज करिए, रिकॉग्नाइज करिए, और पॉसिबल हो तो उसे रिवार्ड दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय है जैसे वो बहुत अच्छा काम करता है, उसने पता चला कि दिन के 400 वाउचर जो है पोस्ट कर दिए, है ना, 400 वाउचर पोस्ट कर दिए, या 10 जो है अटल पेंशन योजना के अकाउंट खोल दिए, तो अगर आपको लगा कि मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय 2 APY खाते खोल रहा है और इसने 10 खोले हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसको चाहिए, आप ये चाहते हो कि ये दोबारा से हो, तो बेहतर है कि आप इसको एक्नॉलेज करिए, आप लोगों के सामने उसकी तारीफ करिए कि हाँ इन्होंने 10 खाते खोले हैं, इस बात को रिकग्नाइज करिए, और संभव हो तो उसको रिवार्ड दीजिए। तो इससे क्या होगा, उस बिहेवियर को एम्प्लॉय या दूसरे एम्प्लॉय जो है रिपीट करना चाहेंगे। इंस्पायर योर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर कीजिए, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू अचीव बिहेवियरल चेंज एमंग योर एम्प्लॉय टू इंस्पायर देम, है ना, उनको महत्वाकांक्षी बनाइए, उनको इंस्पायर करिए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्रिएट कोलैबोरेटिव गोल्स, ऐसे गोल बनाइए जो कि कोलैबोरेटिव हों, जिसमें कई लोग मिल करके काम करें। समटाइम्स चेंजिंग एम्प्लॉय बिहेवियर इज बेस्ट डन व्हेन वर्किंग विथ योर इंटायर टीम रेदर देन इंडिविजुअल। यानी ऐसा काम असाइन करिए जिसमें पूरी टीम की जरूरत हो, सिर्फ अकेले उससे ना हो। जब वो पूरी टीम के साथ काम करेगा तो उसके बिहेवियर में चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। जब कई बार बच्चे नहीं सुधरते हैं तो उनको क्या करते हैं हम लोग, किसी नए इन्वायरमेंट में भेज देते हैं, है ना, मामा के यहाँ भेज देते हैं या कहीं पर भेज देते हैं, ताकि वो नई जगह पर जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे तो कुछ नई चीज़ें, अलग चीज़ें सीखेंगे। तो बिहेवियर चेंज जो है एम्प्लॉय के अंदर कैसे किया सकता है, तो मैनेजर के तौर पर अगर आपने जो है नोटिस किया कोई मतलब ऐसा बिहेवियर जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप बिहेवियरल चेंज करें उस एम्प्लॉय का, ठीक है। आप उसकी निगेटिव जो बिहेवियर है उसको पॉजिटिव बिहेवियर में बदलने का प्रयास कर सकते हैं। अब 2 विकल्प है आपके पास में, जब भी आपने वो निगेटिव बिहेवियर देखा तो या तो आप कुछ ना करिए, अगर कुछ नहीं करेंगे तो उसका असर होगा कि एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा, वो एम्प्लॉय नहीं जिसने निगेटिव किया, उसके अलावा बाकी सबका डाउन होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी क्योंकि वो निगेटिव बिहेव करता ही रहेगा। उसके बाद में पोटेंशियली इसकी वजह से आप क्लाइंट भी लूज कर सकते हैं, आपको कस्टमर का भी नुकसान हो सकता है। या फिर दूसरा विकल्प है कि हम ये सब ना करें, नथिंग के बजाय हम क्या करेंगे, हम जो है बिहेवियरल चेंज को फैसिलिटेट करेंगे, हम बिहेवियरल चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉय को
जो उसका निगेटिव बिहेवियर है उसको अमेंड करिए, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम उसको हेल्प करें ताकि उसका निगेटिव बिहेवियर अमेंड हो जाए और वो पॉजिटिव बिहेवियर करे, और ख़ास करके अगर वो एम्प्लॉय आपके टीम का महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके, तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम निगेटिव बिहेवियर को कम कर सकते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं। जैसे पहला, बी ए कोच, कोच बनिए, है ना। तो कोचिंग में क्या होता है, ऑनगोइंग और कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है। आप जो है अपने एम्प्लॉय से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करिए कि कंसिस्टेंटली उसको फीडबैक देते रहिए, जब भी वो गलती करे उसको फीडबैक दीजिए। इससे क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। एक समय पर एक ही इशू पर काम करिए, उससे अच्छा रहेगा। कोई एम्प्लॉय है जिसके निगेटिव बिहेवियर है तो उस एम्प्लॉय पर उस समय फोकस करिए, फोकस रखिए, एक ही इशू को रिजॉल्व करेंगे तो उसका एम्प्लॉय का बिहेवियर बदलेगा। अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉय को एक साथ सुधारने में लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए आप उसको अवार्ड वगैरह दे सकते हैं। अगर आपने कोई बिहेवियर वर्क प्लेस पर देखा और आपको लगता है कि ये रिपीट होना चाहिए तो उसको, उस बिहेवियर को एक्नॉलेज करिए, उस व्यक्ति को जो है अगर हो सके तो रिवार्ड दीजिए। लोगों के सामने तालियां वगैरह बजवाई जाती है ना, इसीलिए कि जब आप सर्कल ऑफिस जाते हैं, आप अच्छा काम किए होते तो ब्रांच हेड की तारीफ की जाती है, तालियां बजाई जाती है कि इन्होंने ये काम किया हुआ है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उस चीज़ को दूसरों में देखने का प्रयास किया जा रहा है। अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करिए, ठीक है। तो अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करिए, भैया हमको इस बार जो है चांद पर जाना है, ठीक है। इतना इंस्पिरेशन दे दीजिए कि हमें आगे बढ़ना है। कलेक्टिव गोल्स बनाइए, व्यक्ति को अकेले काम करने के बजाय एक टीम में काम करवाइए, तो वो ज़्यादा उसके बिहेवियर में चेंज होने के चांसेज होते हैं। तो बस यहीं पर ही फ्रेंड्स ये हमारा पूरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। होप है आपको फ्रेंड्स पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।